नमस्ते। युवा संवाद में मैं डॉक्टर सम्मी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज 8 जुलाई है। आज भारत के महान नेता चंद्रशेखर की 14वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन यानी 8 जुलाई 2007 को चंद्रशेखर ने अपनी अंतिम सांस दिल्ली के अपोलो अस्पताल में लिया था। चंद्रशेखर का नाम लेते ही बहुतों लोगों के मन में ये चला आता है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सिर्फ 4 महीने प्रधानमंत्री रहा और एक ऐसा नेता जो विपक्ष की भूमिका में लड़ता रहा, कभी पक्ष की भूमिका में लड़ता रहा, लेकिन अंतिम लबोलुआब यही रहा कि वो किसी एक निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर को अगर उस दृष्टि से न देखते हुए अगर हम उस दृष्टि से देखें कि चंद्रशेखर के संघर्ष किन मायनों में, किस आधार पर, किन पहलुओं को लेते हुए और किन मुद्दों के साथ और किन वैचारिक आकांक्षाओं को समेटे हुए किस तरीके से वो आगे बढ़ते रहे, तब हम चंद्रशेखर का सही मूल्यांकन कर पाएंगे। आज उस महान आत्मा की पुण्यतिथि है और उस महान आत्मा की पुण्यतिथि पे उसके जीवन के कुछ संस्मरणों को, कुछ घटनाओं को, या यह कहिए कि जीवन के उसके कुछ पहलुओं का हम आज चर्चा करेंगे इस युवा संवाद मंच के कार्यक्रम में। चंद्रशेखर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया और मऊ के सीमावर्ती एक छोटे से गांव इब्राहिमपट्टी में पैदा हुए। प्राथमिक शिक्षा दीक्षा अपने गांव में ग्रहण की। अब उन्होंने स्नातक की शिक्षा सतीश चंद डिग्री कॉलेज बलिया से ग्रहण की। उसके बाद उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाते हैं, जो आज प्रयाग विश्वविद्यालय के नाम से महत्वपूर्ण है। वहाँ पॉलिटिकल साइंस से स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर वहीं पर छात्र राजनीति से उनका वास्ता पड़ता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उस समय भारत का एक विश्वविद्यालय जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, वो छात्र आंदोलन का, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बाद निकली हुई छात्र युवा पीढ़ियों के सपनों के भारत बनाने के लिए सड़कों से विश्वविद्यालयों में संघर्ष शुरू हुआ था। उसी संघर्ष में शामिल होते हैं चंद्रशेखर और उसी संघर्ष में एक नई संघर्ष गाथा लिखने की एक भूमिका तैयार होती है चंद्रशेखर की, और वहाँ छात्र संघ के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। और वो चुनाव चूँकि वो हार जाते हैं, लेकिन छात्र संघ में उनकी सक्रियता बढ़ती है और ही छात्र संघ के दरमियान उनसे देश की विपक्ष की राजनीति की, देश की समाजवादी राजनीति की, अगुआ समाजवादी राजनीति की धुरी, जो वैचारिक आधार, जो आचार्य नरेंद्र देव से लेकर के डॉक्टर लोहिया तक तमाम उन लोगों से उनकी मुलाकात होती है और तमाम उन वैचारिक पहलुओं से, उन वैचारिक आयामों से, उन विचार बिंदु को प्रकाशित करने वाले प्रकाश पुंजों से मिलते हैं। उसके बाद उनके अंदर एक वैचारिक प्रखरता उत्पन्न होती है, जो गाँव से चल करके एक नौजवान के अंदर एक जो बौद्धिक जो जिजीविषा है, उस जिजीविषा को जो एक मुलम्मा जो उन तमाम महापुरुषों के सानिध्य में रहने पे मिलता है, वही चंद्रशेखर के बीच अंकुरित होता है, पल्लवित होता है। और उसके बाद चंद्रशेखर मुख्य धारा की राजनीति में आते हैं। बीच में एक उआपो है, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाता है। उसके बाद उसके ऊपर एक मानसिक दबाव रहता है, घर परिवार की जिम्मेदारियां रहती हैं, अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारियां रहती हैं, तो वह अध्यापन के क्षेत्र में जा करके वो अपना कैरियर, अपना जीवन चलाना चाहते हैं। तो एक उआपो रहता है। एक तरफ देश में स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक देश नए सिरे से बदल रहा है, देश में नव निर्माण हो रहा है, और उसके बावजूद दूसरी तरफ एक युवा मन की अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को के परे युवा मन की एक दुविधा होती है, जिस दुविधा में पढ़ करके वो अपने व्यक्तिगत जीवन की अभिलाषाएं दूसरी तरफ खींच रही है। दूसरा, राष्ट्र की एक आवाज़ जो उनके इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति और राजनीतिक महापुरुषों के सानिध्य में जो विचारधारा पैदा है, उसकी एक खिंचाव दूसरी तरफ खींच रही है। इस उहापोह में, इस द्वंद्व में चंद्रशेखर फंसते हुए नजर आते हैं और चंद्रशेखर यह सोचते हैं कि क्या मैं देश के लिए अपना जीवन कुर्बान करूं या अपने परिवार या अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए अध्यापन का कार्य चुनूं। लेकिन और इसी द्वंद्व में वह शोध कार्य करने के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जाते हैं और वहां पर वो शोध कार्य के लिए उपयुक्त आचार्य को ढूंढते हैं। तभी आचार्य नरेंद्र देव की वो उक्ति जो उनके इस द्वंद्व से उनको ऊपर उठाती है। आचार्य नरेंद्र देव कहते हैं कि चंद्रशेखर, तुम देश बनाने के लिए पैदा किए हो, रिसर्च और अध्यापन का कार्य करने के लिए बहुत सारे युवा पड़े हुए हैं। और ये आचार्य नरेंद्र देव की उक्ति जीवन भर चंद्रशेखर के लिए एक मूल मंत्र का काम करती है। और ये आचार्य नरेंद्र देव की उक्ति ही नहीं, आचार्य नरेंद्र देव का एक आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद उस नौजवान के ऊपर पड़ता है और वो नौजवान उस महान ऋषि संत परंपरा के, समाजवादी संत परंपरा के जो पुरोधा
के सानिध्य में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत वह अपने गृह जनपद बलिया से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जिला महामंत्री के तौर पे करते हैं। धीरे धीरे अपने नेतृत्व क्षमता की वजह से वो अगले साल ही प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश कार्य समिति में संयुक्त सचिव के पद पर नामित हो जाते हैं। उसके बाद वो प्रदेश महामंत्री प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बनते हैं और आचार्य नरेंद्र देव के सानिध्य में वो राजनीतिक मूल्यों की, सामाजिक मर्यादाओं की, लोकतांत्रिक संस्थाओं की और देश में गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, अंतिम व्यक्ति के हितों के तलाश में वो राजनीति में अपने नए नए उपादान गढ़ते हुए चले जाते हैं। और इस तरीके से एक वह 1962 में देश के उच्च सदन में वो राज्यसभा के सदस्य नामित होते हैं। एक तरीके से वो निर्दलीय आशीर्वाद आचार्य नरेंद्र देव का वरदहस्त उन्हें मिलता है और वो समाजवादी मूल्यों को, वो सामाजिक संस्कारों को, वो भारत की पुरातन संस्कृति और सभ्यताओं के जो मौलिक आधार हैं उनके आधार पर वो राज्यसभा में अपनी वाक्पटुता के द्वारा, अपनी नेतृत्व शैली के द्वारा, अपने संस्कार के द्वारा, अपने राजनैतिक वाक्पटुता के द्वारा नित्य नए नए प्रतिमान गढ़ते रहते हैं। और तब उन पर नजर पड़ती है इंदिरा गांधी की और इंदिरा गांधी उन्हें कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है और इंदिरा गांधी के उस आमंत्रण को स्वीकार करके सन 1965 में वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद जब उनका 1968 में जब उनकी राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होती है तो दूसरी बार वो पुनः 1968 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इंदिरा गांधी के आशीर्वाद से वह राज्यसभा में पहुंचते हैं। और ये एक ऐसा दौर है जब देश दो पार्टों में बटा हुआ है। एक तरफ पंडित नेहरू की जो मिश्रित इकोनॉमी है, पंडित नेहरू की जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, उसको लेकर के चलने वाले लाल बहादुर शास्त्री भी पीछे छूट गए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो एक नई अर्थव्यवस्था गढ़ने का काम किया, जिसमें किसानों की, मजदूरों के हितों की बात, जिसमें भारत के आम जनों अधिक बहुतायत जनसंख्या के हितों की बात, बहुतायत जनसंख्या के जीवन स्तर को उठाने की बात, और दूसरी तरफ बड़े बड़े राजनीतिक घराने, बड़े बड़े व्यापारिक घराने और बड़े बड़े राजा महाराजाओं के हितों के बीच एक संघर्ष चलता रहता है। उस संघर्ष में इंदिरा गांधी के पीछे चंद्रशेखर एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े। एक पूरी टीम है चंद्रशेखर के साथ, जिसको हम लोग अशोक मेहता, मोहन धारिया और तमाम ऐसे समाजवादी नेता है जो इंदिरा गांधी के साथ खड़े होकर के, चंद्रशेखर के साथ खड़े होकर के एक ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जहां भारत सरकार अपने बहुसंख्य जनों के बेहतरी के लिए, बहुसंख्य जनों के जीवन स्तर को सुधार करने के लिए, बहुत सारी जनसंख्याओं के जीवन स्तर को एक संवैधानिक और एक सामाजिक मुलम्मा पहलाने के लिए जो प्रयासरत है, उसी प्रयास में तो इंदिरा गांधी के साथ कदम से कदम के मिला के चलते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि देश बहुत सारी ऐसी घटनाओं का गवाह हुआ, जैसे सरकारी बैंकों का नेशनलाइजेशन, प्रीव्यू पर्स की समाप्ति और तमाम ऐसे समाजवादी कानून, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी का सबसे प्रसिद्ध नारा है। इन सब नारों के बीच में चंद्रशेखर एक तरीके से इंदिरा गांधी और उनकी सरकार के बीच में वो एक सलाहकार की भूमिका में, राज्य और देश के उच्च सदन में एक नेता की भूमिका में देश की नई अर्थव्यवस्था, जिसमें गांधी के गांव, गरीब और किसान की पड़ताल की जा रही हो, जिसमें देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, श्रमिक, तमाम उन लोगों के जीवन के पहलुओं, जीवन के लक्ष्यों को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसकी बुनियाद की भूमिका चंद्रशेखर निभाते हैं। तभी देश में एक नया तरह का विद्रोह भी खड़ा होता है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, और विद्रोह इतना तीखा हो जाता है कि इंदिरा गांधी को इस विद्रोह के खिलाफ जाकर के लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करते हुए, संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया जाता है। उस समय इस नेता के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वह इंदिरा गांधी की सरकार में बने रह करके देश की सत्ता का सुख भोगे, और दूसरा एक रास्ता है कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ जाकर के जयप्रकाश नारायण के साथ खड़े हों और जेल का रास्ता चुने। और ये नेता, इतिहास ऐसे ही नहीं बनता है, इतिहास, भारत का इतिहास ऐसे ही महामानव से बना है। यह नेता दूसरा रास्ता अख्तियार करता है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो, जिसमें देश के संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा हो, जिसमें देश में समता मूलक, समाजवादी और सहिष्णु समाज के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व है, वो जयप्रकाश नारायण जैसे राजनैतिक महान नेता के पीछे खड़ा होते हैं और सत्ता की जगह वह जेल का रास्ता चुनते हैं। और 1975 में वो गिरफ्तार होते हैं। 1975 से 1977 के बीच वो जेल की कारागार कोठरी में अपना जीवन बिताते हैं। उस समय उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी जो जेल डायरी के नाम से हमारे बीच मशहूर है, और
उस जेल डायरी में उन्होंने सामाजिक आयामों को, संवैधानिक मूल्यों के विभिन्न पहलुओं को और उसके साथ साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को किस तरीके से स्थापित किया जाए, किस तरीके से पुष्पित पल्लवित किया जाए और किस तरीके से भारत के अंतिम व्यक्ति के लिए उपयुक्त बनाया जाए, कारगर बनाया जाए, ये सारे किस्से, ये सारे अनुभव, ये सारी समझ अपने जेल में बंद के दौरान वो जेल डायरी में लिखते हैं। उसके बाद सन 1977 में जब वो जेल से रिहा होते हैं, नया चुनाव होता है, तो जनता पार्टी का उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है और उनके नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनती है मोरारजी देसाई की। और उस सरकार में और वो उस समय वो राज्यसभा से इस्तीफा दे करके लोकसभा, बलिया लोकसभा से वो MP चुने जाते हैं। इस तरीके से चंद्रशेखर विपक्ष का एक महान नेता जो इंदिरा गांधी के साथ समाजवादी मूल्यों को लेकर चल रहा था, आज वो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़ा होकर के समाजवादी मूल्यों को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच खड़ा है। और इस तरीके से 1980 में जब पुनः इंदिरा गांधी की सरकार बनती है, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है और इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा खोखला साबित होता है। आम जन की उपलब्धि, आम जन की बेहतरी इंदिरा गांधी के तानाशाही चुंगल में दिनों प्रतिदिन दम तोड़ती नजर आती है। तब यह नेता आम जनता के बीच संघर्ष का रास्ता अख्तियार करता है और सन 1983 में विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता की भूमिका निभाते हुए 6 जनवरी 1983 में कन्याकुमारी से यात्रा निकालता है, जो आज़ाद भारत नहीं वरन दुनिया के इतिहास में सबसे लंबी यात्रा है। 4260 किलोमीटर की पद यात्रा जो लगभग 6 माह 15 भारत यात्रा केंद्रों से होती हुई केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर 25 जून को समाप्त होती है। इन यात्रा में इन 6 महीना के दौरान 4260 किलोमीटर की यात्रा में वो आमजनों के बीच में सभाएं करते हैं, आमजनों के बीच सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, उनके बीच उन सारे मुद्दों पर खुली चर्चा करते हैं जो अंतिम व्यक्ति की बेहतरी के लिए आवश्यक है। और वो एक लब्बोलुआब निकालते हैं, उनके 5 फार्मूले जिसकी मैंने चर्चा इस युवा संवाद माध्यम से की थी, जिसमें पेयजल की व्यवस्था, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको स्वास्थ्य का अधिकार, सबकी बेहतरी का अधिकार, सब और साथ ही साथ सामाजिक सहिष्णुता स्थापित करने का अधिकार, ये 5 मुद्दों को लेकर के ये देश के सामने एक विपक्ष के महत्वपूर्ण नेता के तौर पे लोकसभा चुनाव में देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी तक नियति को कुछ और मंजूर होता है और इंदिरा गांधी की सन 1984 में हत्या हो जाती है। उसके बाद जो देश में आम चुनाव होता है उसमें चंद्रशेखर अपनी सीट बलिया से बिहार जाते हैं और राजीव गांधी के नेतृत्व में एक सरकार बनती है और ये सरकार 1989 में चलती है। उसके बाद 1989 में पुनः चुनाव होता है और बलिया और महाराजगंज 2 सीटों से चंद्रशेखर लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। उसके बाद BP सिंह, चंद्रशेखर की जगह BP सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं उसी जनता दल में। लेकिन जनता दल भाजपा के समर्थन से BP सिंह बाहर के समर्थन से सरकार बनते हैं, लेकिन सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलती। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से उसी जनता दल सोशलिस्ट के नाम से एक नई पार्टी जो समाजवादी जनता पार्टी के नाम से भी मशहूर है, एक नई पार्टी के नेतृत्व में अपने 62 सांसदों के साथ कांग्रेस के राजीव गांधी के बाहर के नेतृत्व से 10 दिसंबर 1990 में देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली में शपथ लेते हैं। और वो वही 4 महीने चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व काल के सबसे महत्वपूर्ण 4 महीने हैं, जिसमें देश महत्वपूर्ण आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। देश का भुगतान शुल्क घाटे में है, देश के पास विदेशी मुद्रा का अभाव है और उस समय वो सोने को गिरवी रख करके विदेशी मुद्रा भारत में प्राप्त करते हैं। इसके बहुत सारे आलोचना भी होती है, लेकिन उनके एक अलग पहलू है। नई आर्थिक व्यवस्था उनके खिलाफ भारत के दरवाजे पर खड़ी है। भारत में प्रवेश करने के लिए उसको रोकने का पुरजोर प्रयास करते हैं। राम मंदिर आंदोलन जो उस समय नहीं शुरू हुआ था, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बीच जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने का काम करते हैं। उसके साथ ही तमाम ऐसे संवैधानिक संस्थाओं को दुरुस्त करने का काम, देश के संवैधानिक मूल्यों को खड़ा करने का काम करते हैं। तभी तो उस समय के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन कहते हैं कि चंद्रशेखर जैसा व्यक्ति अगर अमेरिका में पैदा हुआ होता तो अमेरिका के संविधान में संशोधन करना पड़ता। और चंद्रशेखर जैसा लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ रखने वाला, चंद्रशेखर जैसा जनतांत्रिक मूल्यों की परख रखने वाला, चंद्रशेखर जैसा समाजवादी नेता हमने दुनिया में नहीं देखा। और इस तरीके से वो नेता राजनीति का शिकार होता है। और राजीव गांधी कुछ समय होता है जिसमें आरोप लगता है कि राजीव गांधी की मुखबिरी कराई जा रही है और राजीव गांधी समर्थन वापस लेते हैं। उससे पहले चंद्रशेखर अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। बहुत सारे प्रयास के बावजूद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री की कुर्सी को
4 महीने के बाद छोड़ देते हैं और कहते हैं, एक जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि इतने अल्पकाल में आपने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया, ये आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि और एवरेस्ट पे लोग झंडा फहराने आते हैं, एवरेस्ट पे रहने नहीं आते। उन 4 महीने में चंद्रशेखर ने वो लोकतांत्रिक आधार तय किया, वो मानबिंदु तय किए जो भारतीय राजनीति में आज भी एक चर्चा का विषय है। और इसके साथ ही उसके बाद मंडल और कमंडल की राजनीति आती है, जिसमें चंद्रशेखर जैसे नेता जो गांव गरीब किसान, जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की बात करने वाला, समझने वाला, सोचने वाला, नई आर्थिक नीति के खिलाफ खड़ा होने वाला नेता आज फांसी पर चला जाता है। लेकिन वो फिर भी आज़ाद भारत में उन 2007-2006 तक जब तक वो जिंदा रहते हैं, वो भारतीय संसदीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों को, भारत की लोक संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करते रहते हैं। आज हम उनकी पुण्यतिथि पे एक छोटी सी चर्चा हमने ये शुरू की थी, और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि हम चंद्रशेखर जैसे नेताओं को जानें, समझें और इस बात को तय करें कि हमारे देश की आज जो गौरवशाली परंपरा है, उस गौरवशाली परंपरा की बुनियाद में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में योगदान दिए, जो आज़ाद भारत में जो संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में काम किए, जिन्होंने आज़ाद भारत में अंतिम व्यक्ति के आवाज़ को मजबूती देने का काम किया, जो आज़ाद भारत के जो लक्ष्य थे जिसमें अंतिम व्यक्ति की बेहतरी का सपना गांधी ने देखा था, और उस सपने को पूर्ण करने के लिए जिन जिन रास्तों को अख्तियार करना था, उन रास्तों पर चलने का साहस चंद्रशेखर जैसे लोगों ने किया। और ऐसे नेताओं पर चर्चा होनी चाहिए, और इतिहास तभी हमारे लिए फायदेमंद होती है जब हम इतिहास की घटनाओं को वर्तमान के समय में संवाद के जरिए उस पर एक स्वस्थ मंच के साथ चर्चा करते हैं, एक खुली बैठक करते हैं, एक खुली वार्ता करते हैं, और तब हम एक लपोलुआ पर पहुंचते हैं कि इतिहास में क्या गलतियां हुई और वर्तमान से हमें क्या सीखना चाहिए और भविष्य में हमें उन किन रास्तों को अख्तियार करना पड़ेगा। इन्हीं के साथ मैं चंद्रशेखर की इस पुण्यतिथि पर उस महान आत्मा को नमन करता हूं, उस महान आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं आप सभी दर्शकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारी बात सुनी। और इसी के साथ मैं अगले वीडियो आने तक आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सम्मी, युवा संवाद कार्यक्रम से।